Hi guys, thank you so much for watching my channel The Witty Turtle and today we are going to continue with the chapter labor cost और जिसको हम लोग बोलते हैं एम्प्लॉय कॉस्ट। और टाइम कीपिंग तक हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टाइम बुकिंग से। सो व्हाट इज टाइम बुकिंग? टाइम कीपिंग क्या था कि एक लेबर जो है वो कब फैक्ट्री में आ रहा है और कब फैक्ट्री से जा रहा है उसका टाइम रिकॉर्ड करना। तो हमें ये तो पता चल जाता था कि चलो हाँ, ये जो लेबर है ये फैक्ट्री में 9 आवर्स स्पेंड करता है, लेकिन कितने इफेक्टिव आवर्स, कितने घंटों तक वो इफेक्टिवली काम करता है वो तो हमें टाइम कीपिंग से पता नहीं चलता था। सो इसीलिए टाइम कीपिंग एम्स एट कीपिंग अ चेक ऑन द नंबर ऑफ आवर्स स्पेंट बाय अ वर्कर इन द फैक्ट्री। ये पता है हम लोगों की टाइम कीपिंग जो है कितना घंटा वो स्पेंड कर रहा है उस पर डिपेंड करता है, बट इट डज नॉट रिकॉर्ड द प्रोडक्टिव टाइम। द मेथड which shows the productive time spent by a worker in the factory is known as what? Is known as time booking. ठीक है? The recording the time spent by a worker in each job, process or operation is known as time booking. तो ये बोल रहा है कि एक वर्कर हर जॉब में, हर प्रोसेस में या फिर हर ऑपरेशन में कितना टाइम स्पेंड कर रहा है उसको रिकॉर्ड करने को हम लोग बोलते हैं टाइम बुकिंग। फॉर एग्जाम्पल एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जिसमें कि 4 प्रोसेसेस हैं, लेट्स से A, B एंड C। एक वर्कर को प्रोसेस A को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है? लेट्स से 30 मिनट्स लगता है। एट द सेम टाइम वो जब A कंप्लीट करके B प्रोसेस में आता है तो उसको लगता है यहाँ पर 42 मिनट्स, और जब C में आता है तो इसमें उसको लगता है 55 मिनट्स। तो इसी रिकॉर्डिंग ऑफ टाइम को कि किस जॉब में, किस प्रोसेस में या किस ऑपरेशन में एक वर्कर कितना टाइम स्पेंड कर रहा है, दैट इज नोन एज टाइम बुकिंग। सो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? फर्स्ट तो है कि कितना प्रोडक्टिव टाइम हो रहा है वो कैलकुलेट करना। दिस इज द फोरमोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम बुकिंग। उससे ये आइडेंटिफाई भी किया जा सकता है कि आइडल टाइम कितना हो रहा है, और अगर हमें पता चल जाता है कि आइडल टाइम इतने घंटे या इतने मिनट्स हो रहे हैं तो वी कैन ईजिली फाइंड आउट वेज टू कंट्रोल दोज आइडल टाइम। सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या बोल रहा है? टू डिटरमाइन द क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ वर्क डन। काम तो कर रहे हैं वर्कर लोग, लेकिन वो लोग कितने क्वांटिटी का काम कर रहे हैं और जितना भी काम कर रहे हैं उसका वैल्यू क्या है, इसको डिटरमाइन करने के लिए भी टाइम बुकिंग इज वेरी एसेंशियल। नेक्स्ट क्या है? डिटरमाइन द अर्निंग्स लाइक वेजेस एंड बोनस। टाइम बुकिंग करने पे हमें ये पता चलता है कि कौन सा एम्प्लॉय, लेट्स से 2 एम्प्लॉयज़ हैं यहाँ पर, ठीक है। ये जो एम्प्लॉय नंबर 1 है ये दोनों ही यहाँ पर 9 आवर्स स्पेंड करते हैं, लेकिन ये जो एम्प्लॉय नंबर 1 है ये थोड़ा ज़्यादा काम करता है। 9 घंटा दोनों ही स्पेंड करते हैं, लेकिन इसने जितना काम किया है उसका जो क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ वर्क डन है दैट इज़ मोर, और इसका जो है वो लेस है। तो ऑब्वियसली ये जो वर्कर नंबर 1 है ये ज़्यादा वेजेस, ज़्यादा बोनस, ज़्यादा इंसेंटिव डिजर्व करता है। तो इन दोनों का अर्निंग्स कितना कितना होगा उसको डिटरमाइन करने के लिए टाइम बुकिंग इज एसेंशियल। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? डिटरमाइन द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स। ये जो वर्कर्स हैं इन लोग का, ये लोग कितना एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, काम करने का इनका एफिशिएंसी, इनका प्रोडक्टिविटी कितना है, दैट कैन बी ऑल्सो ईजिली डिटरमाइंड बाय टाइम बुकिंग। ये तो खत्म हुआ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टाइम बुकिंग। अब हम लोग देखते हैं व्हाट आर द मेथड्स ऑफ टाइम बुकिंग। तो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास 5 मेथड्स हैं और ये 5 मेथड्स को हम लोग एक एक करके देखते हैं। सो लेट्स सी इसका फर्स्ट मेथड क्या बोल रहा है। फर्स्ट मेथड इज डेली टाइम शीट। इसमें क्या है ना, हर वर्कर वो कितना टाइम किस काम पे, किस जॉब पे, किस प्रोसेस पे स्पेंड कर रहा है वो उसको रिकॉर्ड करके रखता है, ठीक है। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा डीमेरिट है, दैट इज कि हर दिन वो डेली बेसिस पे इसको रिकॉर्ड करता है, तो इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ पेपर वर्क जो कि आगे चल के बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बन जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज वीकली टाइम शीट। ये क्या है? दिस इज वेरी सिमिलर टू डेली टाइम शीट, लेकिन इसमें क्या है ना, इसमें ये लोग डेली बेसिस पे इसको मेंटेन किया जाता है, लेकिन जो वीकली टाइम शीट है इसको वीकली बेसिस पे मेंटेन किया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बात है कि इसको जो रिकॉर्ड करना है ना, वो लोग कितना टाइम किस काम पे दे रहे हैं, इसका जो रिकॉर्डिंग है दैट हैज़ टू बी डन ऑन डेली बेसिस ओनली।
ऑब्वियसली आप अभी अगर एक काम कर रहे हैं तो एक हफ्ते बाद तो आपको याद नहीं होगा ना कि इस काम में हमने कितना टाइम दिया था, कितना क्या किया था। इसीलिए इसका जो रिकॉर्डिंग है दैट इज़ टू बी डन ऑन अ डेली बेसिस, और इसका जो मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस को हम वीकली बेसिस पे इसमें करते हैं। नेक्स्ट जो मेथड है दैट इज़ जॉब टिकट। जॉब टिकट क्या है? ये एक काइंड ऑफ ऐसे टिकट जैसा ही होता है जिसमें कि एक वर्कर एक पर्टिकुलर जॉब को वो कब स्टार्ट कर रहा है, टाइम ऑफ कमेंसमेंट एंड टाइम ऑफ कंप्लीशन को यहाँ पर नोट करता है, जिससे कि पता चलता है ये पर्टिकुलर जॉब कितने टाइम में कंप्लीट हो रहा है। और ये जो जॉब टिकट होता है ये हर जॉब के लिए अलग अलग टिकट मिलता है, क्योंकि ये जॉब बेसिस पर इसको मेंटेन करना पड़ता है। नेक्स्ट जो है दैट इज लेबर कॉस्ट कार्ड। लेबर कॉस्ट कार्ड जो है दिस इज हेल्पफुल इन शोइंग द एग्रीगेट लेबर कॉस्ट। टोटल लेबर कॉस्ट कितना आ रहा है ये शो करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो ये कार्ड जो है ना दिस इज मेंट फॉर वन जॉब विच इन्वॉल्व सेवरल ऑपरेशंस, या फिर बहुत सारे स्टेजेस ऑफ कंप्लीशन जिन टाइप के जॉब्स में होते हैं उन सारे जॉब्स के लिए क्या होता है, ये जो लेबर कॉस्ट कार्ड बनाया जाता है। तो इस केस में क्या है ना, हर वर्कर को एक एक कार्ड देने के बजाय यहाँ पर क्या किया जाता है, एक ही कार्ड होता है वो हर वर्कर को पास ऑन किया जाता है। लेट्स से यहाँ पर ये लेबर ए है, लेबर बी है, लेबर सी है। तो ये जो लेबर कॉस्ट कार्ड इनको दिया गया है, पहले लेबर ए जो है इसका कितना काम था, उसने कितने से कितने टाइम तक काम किया वो लिखता है, फिर वो पास कर देता है लेबर बी को। अगेन ये अपना टाइम मेंशन करता है, अगेन सी अपना टाइम मेंशन करता है। ऐसे ही एक ही कार्ड होता है हर जॉब के लिए जो कि एम्प्लॉयज़ के बीच में या लेबर्स के बीच में ही सर्कुलेट होता रहता है, और जब वो जॉब खत्म हो जाता है तो उसको सबमिट करना पड़ता है। नेक्स्ट जो मेथड है दैट इज टाइम एंड जॉब कार्ड। टाइम एंड जॉब कार्ड क्या बोल रहा है, कंबाइंड रिकॉर्ड ऑफ टाइम टेकन फॉर कंप्लीशन ऑफ द जॉब एज वेल एज द अटेंडेंस टाइम। तो यहाँ पर बेसिकली दो चीज़ें मेंटेन किया जाता है, टाइम एंड जॉब। टाइम मतलब क्या है कि एक लेबर कब आ रहा है और कब जा रहा है ये टाइम भी मेंटेन किया जाता है, और एक जॉब को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है वो भी यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है। सो रिकॉर्ड ऑफ टाइम टेकन फॉर कंप्लीशन ऑफ द जॉब, और उसके साथ ही अटेंडेंस भी यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है। इट शोज द टाइम स्पेंट ऑन ईच एंड एवरी जॉब इंक्लूडिंग द आइडल टाइम विद रीजंस। सो बेसिकली टाइम बुकिंग हम लोग क्यों करते हैं, इसके दो आंसर्स हैं। पहला है कि टाइम स्पेंट ऑन ईच एंड एवरी जॉब पता चल जाता है, और दूसरा है कि आइडल टाइम वो लोग कितना स्पेंड कर रहे हैं विथ रीजंस के साथ हमें पता चल जाता है, जिसकी वजह से आइडल टाइम को रिड्यूस करना या कंट्रोल करना मैनेजमेंट के लिए थोड़ा इजी हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वर्क स्टडी। वर्क स्टडी को समझने के लिए हमें ये जानना ज़रूरी है पहले कि बोनस कब हमें पे करना पड़ता है। वर्कर्स जो है वो लोग काम करते हैं तो उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको मोटिवेटेड रखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है ना, कभी कभी एक प्रॉपर इंसेंटिव सिस्टम ऑफ पेइंग वेजेस, प्रॉपर इंसेंटिव हमें उन्हें देना पड़ता है, क्योंकि ऑब्वियसली जो मॉनेटरी इंसेंटिव सिस्टम होता है दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, वो बहुत ही स्ट्रॉन्गली मोटिवेट करता है वर्कर्स को ज़्यादा काम करने के लिए और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, गुड परफॉर्मेंस देने के लिए वो बहुत ही हेल्पफुल रहता है। सो ऐसे ही इंसेंटिव सिस्टम में बोनस हमें कब पे करना पड़ता है किसी भी वर्कर को, जब वो लोग स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से ज़्यादा करें, उनका जो परफॉर्मेंस है या उनका जो प्रोडक्टिविटी है वो जितना स्टैंडर्डाइज्ड रहता है उससे ज़्यादा हो जाए, मतलब एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से ज़्यादा हो जाए, तो उस केस में बोनस हमें उनको पे करना पड़ता है। अब तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस क्या है। स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस हमें कैसे पता चलता है, स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेट करके। व्हाट इज स्टैंडर्ड टाइम, कोई भी काम को हम लोग को ये देखना रहता है कि एक स्टैंडर्ड लेबर को कितना टाइम लगता है, वो वक्त के साथ ही पता चलता है कि इस जॉब को कंप्लीट करने के लिए स्टैंडर्ड टाइम क्या है। स्टैंडर्ड टाइम होता है टाइम दैट इज अलाउड डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब शुड बी फिक्स्ड अगेंस्ट विच द एक्चुअल टाइम टेकन शुड बी कंपेयर्ड। स्टैंडर्ड टाइम अपना फिक्स रहता है, उसके साथ हमें केस को कंपेयर करना पड़ता है एक्चुअल टाइम को। द वर्क स्टडी विच इंक्लूड्स द जॉब स्टडी एंड द मेथड स्टडी इंश्योर्स द फिक्सेशन ऑफ स्टैंडर्ड टाइम टू डू अ पर्टिकुलर जॉब। तो ये बोल रहा है कि जो वर्क स्टडी होता है ना
वो उसके दो हिस्से होते हैं, पहला होता है जॉब स्टडी एंड दूसरा होता है मेथड स्टडी। तो ये लोग किस में हेल्प करते हैं? किसी भी जॉब को कंप्लीट करने का जो स्टैंडर्ड टाइम है उसको फिक्स करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। Thus has become extremely important in the designing of the incentive system. So किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो इंसेंटिव सिस्टम होता है उसको डिज़ाइन करने के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्क स्टडी। हम लोगों ने देखा दो हिस्सों में डिवाइडेड होता है, फर्स्ट है जॉब स्टडी एंड और एक क्या है? और एक है मेथड स्टडी। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट इज अ मेथड स्टडी। सो मेथड स्टडी क्यों किया जाता है? फर्स्ट पॉइंट है इसका टू इम्प्रूव द मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। एज द नेम सजेस्ट्स हियर कि मेथड स्टडी क्यों किया जाता है? प्रोडक्शन के जो मेथड्स हैं, मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो, उनको इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है मेथड स्टडी। और किस रीज़न के लिए? टू अचीव द मोस्ट एफिशिएंट यूज़ ऑफ द रिसोर्सेज। जितने भी रिसोर्सेज हैं हमारे पास, मैन, मटीरियल, मशीन्स, इन सब का जो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन है उसको अचीव करने के लिए भी मेथड स्टडी किया जाता है। तो मेथड स्टडी के क्या क्या स्टेजेस होते हैं ये हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सो मेथड स्टडी जनरली जो होता है वो जॉब्स के लिए किया जाता है। कौन से जॉब्स के लिए? जो जॉब्स का जो प्रोसेसेस या ऑपरेशंस है वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उन सारे केसेस में मेथड स्टडी किया जाता है। तो ऑब्वियसली सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? हमें सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि इनमें से कौन सा जो जॉब है वो जॉब कॉम्प्लेक्स है या उसके जो ऑपरेशंस हैं वो कॉम्प्लिकेटेड हैं। ये हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन सा जॉब कॉम्प्लिकेटेड है और इस जॉब का हमें मेथड स्टडी करना है। तो सेकेंड पॉइंट में क्या आता है? सेकेंड पॉइंट में आता है कि हमें उसके उस सिलेक्टेड जॉब के बहुत सारे एस्पेक्ट्स का डिटेल स्टडी करना है, इन डेप्थ स्टडी करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल हमें उस जॉब के बारे में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने पड़ते हैं, जैसे कि उस जॉब का पर्पस क्या है, वो कहाँ पर हो रहा है, उसमें जो भी ऑपरेशंस है उनका सीक्वेंसिंग कैसा है, उस पर्टिकुलर जॉब का दूसरे वर्क के साथ कैसा रिलेशन है, और मतलब क्या वो डिपेंडेंट है, क्या वो इंडिपेंडेंट है, फिर उसको करने के क्या क्या मेथड्स हैं, उसके ऑपरेटर्स कौन हैं, वहाँ पर कितने स्किल्ड वर्कर हैं, क्या और स्किल्ड वर्कर्स की ज़रूरत है, कौन सा फैसिलिटीज़ हैं और कौन सा फैसिलिटीज़ की हमें ज़रूरत है। ये सारे जो रिलेटेड एस्पेक्ट होते हैं उनका हमें एक डिटेल स्टडी करना पड़ता है, सो दैट जो मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको हम लोग इम्प्रूव कर पाएँ। थर्ड क्या बोल रहा है कि ये जो सारे एस्पेक्ट हैं इनको स्टडी करने के बाद देयर शुड बी डेवलपमेंट ऑफ द इम्प्रूव्ड मेथड ऑफ डूइंग द जॉब। उस पर्टिकुलर जॉब को स्टडी करने के बाद हमें पता चल जाता है कि कहाँ पर लूप होल्स हैं और उनको हम लोग कैसे सुधार सकते हैं। तो उनको सुधारने के लिए ही ऐसे कौन से मेथड्स हम लोग निकाल सकते हैं जिससे कि वो इम्प्रूव हो जाए, वो मेथड ऑफ प्रोडक्शन इम्प्रूव हो जाए, उसको हमें डेवलप करना पड़ता है। जैसे कि सीक्वेंसिंग ऑफ वर्क, मेथड ऑफ प्रोडक्शन, लेआउट ऑफ द जॉब, ये सब चीज़ों को हमें ध्यान में रखना पड़ता है। फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ स्टेज है कि जो मेथड हम लोगों ने यहाँ पर डेवलप किया है उसको हम लोग अप्लाई करेंगे, राइट? अप्लाई करेंगे तभी तो पता चलेगा कि क्या वो वर्क कर रहा है या नहीं। फिफ्थ पॉइंट में बोल रहा है कि किसी भी नए मेथड को जब हम लोग अप्लाई करते हैं तो उसमें रेगुलर फॉलोअप की ज़रूरत होती है। फॉलोअप मतलब क्या? ये चीज़ की छानबीन करना, ये चीज़ को सुपरवाइज करना कि जैसे हम लोगों ने सोचा था मेथड ऑफ प्रोडक्शन डेवलप्ड वाला, क्या काम वैसे हो रहा है। नेसेसरी होता है कि एक कांस्टेंट फॉलोअप होते रहना चाहिए और जो मेथड्स हम लोगों ने सिलेक्ट किया है वो सब प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं, ये चीज़ को देखने की बहुत ज़रूरत है। Thus, method study ensures efficient use of resources by reducing unnecessary work and it helps to achieve highest production, right? Next है हमारा work measurement. Work measurement क्या है ये आप लोग खुद एक बार इसको पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है हम लोग का जॉब इवैल्यूएशन। जॉब इवैल्यूएशन मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा रफली, फिर आप लोग इसको पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। सो व्हाट इज़ जॉब इवैल्यूएशन? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सारे जॉब्स के लिए उनका जो वेज स्ट्रक्चर है या सैलरी स्ट्रक्चर है उसको प्रॉपरली इस्टेब्लिश करना बहुत ही एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है। तो
किस जॉब के लिए कितना वेज, कितना सैलरी रहना चाहिए, इस चीज़ को एक साइंटिफिक मैनर में डिफाइन करने के लिए इट इज़ नेसेसरी टू डिटरमाइन द रिलेटिव वैल्यू ऑफ द जॉब्स. लेट्स से कोई जॉब ए को परफॉर्म कर रहा है और कोई जॉब बी को परफॉर्म कर रहा है. ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट है एज़ कम्पेयर टू बी, लेकिन दोनों यहाँ पर जो भी इसको परफॉर्म कर रहे हैं, अगर दोनों को सेम ही सैलरी या सेम ही वेज मिले तो ये तो अनफेयर हो जाएगा. तो इसीलिए सारे जॉब्स को इवेलुएट करके उनका एक रिलेटिव वैल्यू को डिटरमाइन करना बहुत ज़रूरी होता है, सो दैट एक फेयर सैलरी स्ट्रक्चर एस्टेब्लिश हो सके अपने ऑर्गेनाइजेशन में. इसीलिए क्या किया जाता है, जॉब इवैल्यूएशन किया जाता है. सो व्हाट इज जॉब इवैल्यूएशन? इट इज़ अ टेक्निक ऑफ एनालिसिस एंड असेसमेंट ऑफ जॉब्स टू डिटरमाइन देयर रिलेटिव वैल्यू. तो ये एक ऐसा टेक्निक है जिससे कि हर जॉब को क्या किया जाता है, एनालाइज किया जाता है और एसेस किया जाता है. राइट, एनालाइज एंड एसेस किया जाता है जिससे कि उनका एक रिलेटिव वैल्यू पता चलता है. It aims at providing a rational and equitable basis for differential salaries and wages for different classes of workers. So ये basically इसका objective क्या है कि एक rational और equitable basis establish हो सके सारे salary and wages for अलग अलग people, मतलब अलग अलग क्लास के लेबर के लिए, अलग अलग क्लास के वर्कर्स के लिए एक फेयर और एक रैशनल बेसिस ऑफ सैलरी एंड वेजेस पेमेंट एस्टेब्लिश हो सके. ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है. और क्या क्या है, ये तो हम लोग ने देखा सिस्टमैटिक एंड रैशनल वेज स्ट्रक्चर. सेकंड है कि जॉब इवैल्यूएशन हो जाने से ना क्या होता है कि बहुत सारे जो कंट्रोवर्सीज एंड डिस्प्यूट्स होते हैं रिगार्डिंग द सैलरी बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर्स, तो वो सारे जो डिस्प्यूट और कंट्रोवर्सीज हैं वो कम हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं और किसी किसी केस में होते ही नहीं हैं. नेक्स्ट क्या बोल रहा है, टू ब्रिंग फेयरनेस एंड स्टेबिलिटी इन द वेज एंड सैलरी स्ट्रक्चर. क्या होता है ना, आपका जब आप लोग सेटिस्फाइड हैं कि चलो मैं ये काम करता हूँ इसीलिए मेरे को ज़्यादा मिल रहा है, या फिर मैं थोड़ा सा इजी काम कर रहा हूँ इसीलिए मेरे को कम मिल रहा है, तो उस केस में क्या होता है ना, वर्कर्स लोगों के दिमाग में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहता है, जिसकी वजह से उनका फुल कोऑपरेशन मिलता है इन इम्प्लीमेंटिंग वेरियस पॉलिसीज़. तो इसीलिए जॉब इवैल्यूएट करके वो कम्युनिकेट करना वर्कर्स तक कि हाँ आप थोड़ा सा कम कॉम्प्लिकेटेड काम कर रहे हैं इसीलिए आपका जो वेज है वो कम है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है. जॉब इवैल्यूएशन डिस्क्लोजेस कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कंडीशंस रिलेटिंग टू डिफरेंट जॉब्स. हर जॉब का अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, हर जॉब का अलग अलग कंडीशंस होता है, अलग अलग फैक्टर्स होते हैं हर जॉब को करने के लिए. तो ये ना जॉब इवैल्यूएशन ये चीज़ सबको बता देता है. सो इसीलिए जब भी हम लोग नया वर्कर रिक्रूट करते हैं तो हम लोग ओनली सूटेबल वर्कर्स ही ढूंढते हैं उस पर्टिकुलर काम के लिए कि ये काम इतना डिफ़िकल्ट है या ये काम इजी है, तो हम लोग उसके लिए बहुत ज़्यादा स्किल्ड लेबर या फिर मीडियम स्किल्ड लेबर इसके लिए हायर करेंगे. तो इसीलिए जो जॉब इवैल्यूएशन होता है ये बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए. नेक्स्ट आता है मेथड्स ऑफ जॉब इवैल्यूएशन. लेट्स सी, इसके एक्चुअली 3 मेथड्स हैं. द फर्स्ट वन इज़ पॉइंट रैंकिंग मेथड. व्हाट इज़ पॉइंट रैंकिंग मेथड? ये जो मेथड है ना, इसमें हर जॉब को एनालाइज किया जाता है इन टर्म्स ऑफ वेरियस जॉब फैक्टर्स. जैसे कि जॉब फैक्टर्स मतलब क्या क्या है, जैसे कि कितना स्किल्ड लेबर्स की ज़रूरत है, कौन सा स्किल ज़रूरत है, लेबर्स का कितना एफर्ट इसमें इन्वॉल्व है, वहाँ का वर्किंग कंडीशन कैसा है, वहाँ पर हैज़र्ड्स कितने होते हैं, कम होते हैं या ज़्यादा होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पर अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिबल वर्कर्स हैं या नहीं हैं. तो ये सब चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुत सारे जॉब फैक्टर्स. और इन्हीं सारे कैरेक्टरिस्टिक्स या जॉब फैक्टर के बेसिस पर ही यहाँ पर रैंकिंग किया जाता है, पॉइंट दिया जाता है. In other words, the job factors are the requirements needed for performing the job effectively. कोई भी काम करने के लिए हमें पता है कि हमारे चारों ओर का जो वर्किंग कंडीशन है that has to be suitable, that has to be complementing. तो इसीलिए सारे ये जो जॉब फैक्टर्स हैं इनको वेटेज और पॉइंट दिया जाता है डिपेंडिंग अपॉन इट्स वैल्यू फॉर द जॉब. किसी जॉब में क्या होता है ना, एक्सपीरियंस का बहुत ज़्यादा रोल रहता है, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहता है. तो उस केस में क्या है, हम लोग एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा
वेटेज देंगे या ज़्यादा पॉइंट देंगे। और किसी किसी चीज़ में, किसी किसी काम में जो पर्सन उस काम को कर रहा है उनका क्वालिफ़िकेशन या फिर उनका जो डिग्री है, उनका जो नॉलेज है वो ज़्यादा काम में आता है, तो उस केस में उसको ज़्यादा वेटेज दिया जाएगा। सो फाइनली ईच जॉब इज़ रैंक्ड इन ऑर्डर ऑफ पॉइंट्स और वेट सिक्योर्ड बाय देम। तो हर जॉब को, लेट्स से ये एक जॉब है दैट इज़ ए, और ये उसके 4 फैक्टर्स हैं। इसमें से हम लोग इसको ज़्यादा वेटेज देंगे। लेट्स से दिस इज़ 10 में से हम लोग इसको 5 पॉइंट्स देंगे, इसको 6 देंगे, इसको 8 देंगे, इसको 2 देंगे। तो ऐसे ही क्या है ना, हम सारे जो जॉब फैक्टर्स हैं उनको पॉइंट देते हैं, उनका एक वेटेज हम लोग देखते हैं, और अकॉर्डिंगली हर जॉब, ईच जॉब इज़ रैंक्ड इन ऑर्डर ऑफ पॉइंट्स। ऐसे ही A B C D बहुत सारे जॉब्स होंगे, तो उनका हम लोग एक टोटल यहाँ पर पॉइंट निकाल देंगे, और अकॉर्डिंगली हर उस जॉब का हर वो जॉब कितना कॉम्प्लेक्स है ये चीज़ हम लोग आइडेंटिफाई कर देंगे। तो इससे क्या होता है, इससे ये जॉब को परफॉर्म करने वाला जो वर्कर होगा उनका वेट स्ट्रक्चर कितना होगा ये हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अगर ये जॉब थोड़ा सा इजी है तो इनका वेट स्ट्रक्चर कम रहेगा। ये जॉब अगर बाकी सारी जॉब से ज़्यादा डिफिकल्ट है तो इनका वेट स्ट्रक्चर जो है वो हाई रहेगा। तो ऐसे ही पॉइंट रैंकिंग मेथड वर्क करता है। सेकेंड क्या है, सेकेंड है रैंकिंग मेथड। व्हाट इज रैंकिंग मेथड? जॉब्स आर रैंक्ड इन ऑर्डर ऑफ इम्पॉर्टेंस ऑन द बेसिस ऑफ स्किल्स रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर बेसिकली बोल रहा है कि जितनी भी जॉब्स होते हैं दोज आर रीअरेंज इन ऑर्डर विच कैन आइदर बी फ्रॉम लोएस्ट टू द हाइएस्ट इन रिवर्स। तो यहाँ पर जो वर्किंग कंडीशन होता है या एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट होता है या फिर क्या स्किल चाहिए, उन सब के बेसिस पर जो भी जॉब्स होते हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर, लोएस्ट से हाईएस्ट या फिर हाईएस्ट से लोएस्ट में उनको रीअरेंज कर दिया जाता है। और इससे क्या होता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब समझने के लिए बहुत ज़्यादा इजी होता है, और ऑपरेशन भी इस मेथड का बहुत ही सिंपल होता है, और ये कॉस्टली भी नहीं होता है। तो ये जो मेथड है ये बहुत ही सूटेबल होता है, लेकिन ओनली उन केसेस में जहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका साइज स्मॉल है। अगर छोटा ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके लिए रैंकिंग मेथड इज़ द बेस्ट, ठीक है। लेकिन अगर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है तो ये उतना बेनिफिशियल नहीं होता है। सो आपको समझ में आया डिफरेंस इन दोनों में क्या है? इसमें क्या होता है ना, हर जॉब के पास एक टोटल नंबर असाइंड होता है कि लेट्स से यहाँ पर दिस इज़ हाउ मच, दिस इज़ 21, और वैसे ही एक जॉब आएगा B जिसका टोटल रैंकिंग हो जाएगा, टोटल वेटेज हो जाएगा 28, या फिर C आएगा जिसका टोटल वेटेज हो जाएगा 35। तो यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर उनको वेटेज दिया जाता था, लेकिन रैंकिंग मेथड में क्या है ना, इनको रैंक दिया जाता है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है कि अगर हम लोग इस मेथड को फॉलो करेंगे तो ये CBA या फिर ABC ऐसे मेथड में लिखा जाएगा कि ये जो सबसे डिफ़िकल्ट है और ये सबसे कम है, इनको एक रैंक में हम लोग अरेंज करके रखते हैं। आई होप आप लोगों को इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया। एंड द थर्ड मेथड इज ग्रेडिंग मेथड। दिस मेथड इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर द रैंकिंग मेथड। तो ये जो रैंकिंग मेथड है इसी का ही एक थोड़ा सा ऑल्टर्ड वर्जन है। अंडर दिस मेथड ईच जॉब इज एनालाइज्ड इन टर्म्स ऑफ प्री डिटरमाइंड ग्रेड, ओके, एंड देन असाइंड अ ग्रेड और क्लास, राइट। तो यहाँ पर बोल रहा है कि हर जॉब जो है यहाँ पर असाइन किया जाता है और उनको एक ग्रेड दिया जाता है, ठीक है। लेट्स से ये दोनों ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं तो उनको A ग्रेड दे दिया गया। वैसे ही A एंड E ये दोनों जॉब थोड़े से कम डिफ़िकल्ट हैं तो इनको B ग्रेड दे दिया गया। वैसे ही क्या होता है, ग्रेड्स आर एस्टैब्लिश्ड आफ्टर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ जॉब फैक्टर्स। ये जो जॉब फैक्टर्स होते हैं इनका एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया जाता है और इनका ग्रेडिंग किया जाता है। और इसमें क्या क्या फैक्टर्स हम लोग देखते हैं कि ये जॉब जो है ये कितना कॉम्प्लेक्स है, इसका सुपरविजन कैसा हो रहा है, इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले रहा है, कैसे ले रहा है, और यहाँ पर जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उनका एजुकेशन क्या है, इन सब चीज़ों पे इसको क्या किया जाता है, इसको रैंकिंग किया जाता है, ग्रेडिंग किया जाता है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया।
नेक्स्ट है हम लोग का मेरिट रेटिंग। मेरिट रेटिंग क्या है? मेरिट रेटिंग इज द कंपैरेटिव इवैल्यूएशन एंड एनालिसिस ऑफ इंडिविजुअल मेरिट्स ऑफ द एम्प्लॉयज। जॉब इवैल्यूएशन में हम लोग क्या करते थे ना, सारे जॉब्स को हम लोग रैंक करते थे, सारे जॉब्स को हम लोग इवैल्यूएट करके उनको एक रेटिंग देते थे। लेकिन इस केस में क्या होता है ना, यहाँ पर हम लोग एम्प्लॉयज़ के मेरिट को रेट करते हैं। एम्प्लॉयज़ का जो मेरिट होता है कि इस लेट्स से जॉब ए को कंडक्ट करने के लिए इन सारे क्राइटेरियाज की ज़रूरत है, तो यहाँ पर कितने वर्कर्स हैं जो कि इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं मेरिट रेटिंग। सो मेरिट रेटिंग एम्स एट इवैल्यूएशन एंड रैंकिंग of the individual employees in order to plan and implement rational promotional policies in the organization. So merit rating book का जो objective है वो क्या है कि हर individual employee को evaluate किया जाए और उनको एक ranking दिया जाए, so that एक अपने organization में ना एक planned और एक rational policy, promotional policy का implementation हो पाए। मेरिट रेटिंग का और क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होता है? टू इवैल्यूएट द मेरिट ऑफ एन एम्प्लॉय, राइट। नेक्स्ट क्या है? टू एस्टैब्लिश एंड डेवलप अ वेज सिस्टम एंड इंसेंटिव स्कीम, यस ये भी है। थर्ड में क्या बोल रहा है? टू डिटरमाइन द सूटेबिलिटी ऑफ एन एम्प्लॉय फॉर अ पर्टिकुलर जॉब। किसी भी एम्प्लॉय का ये जॉब करने के लिए उनके पास कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी है या नहीं, क्या वो इस पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए सूटेबल है या नहीं, ये सारी चीज़ें हमें मेरिट रेटिंग से पता चल जाती हैं। टू एनालाइज द मेरिट्स और लिमिटेशंस ऑफ अ वर्कर एंड हेल्प हिम टू डेवलप हिज कैपेबिलिटी एंड कॉम्पिटेंस फॉर अ जॉब। सो यहाँ पर बेसिकली बोल रहा है कि ये जो मेरिट्स हैं, किसी भी वर्कर को जब हम लोग एनालाइज करते हैं तो उनका जो प्लस पॉइंट है, उनका जो माइनस पॉइंट है, दोनों ही हमें दिखता है। तो उससे क्या होता है, उनका जो मेरिट है उनको उस हिसाब से कॉम्पिटेंट काम दिया जाता है और उनके जो भी लिमिटेशंस हैं उन्हें हेल्प किया जाता है कि वो कैसे अपने लिमिटेशंस को ओवरकम कर पाएँ। फिफ्थ पॉइंट बोल रहा है टू एग्जामिन कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक कोऑपरेशन, क्वालिटी ऑफ वर्क डन, अटेंडेंस एंड रेगुलरिटी, also education, skill, experience, character and integrity and initiative. So merit rating में ना किसी भी वर्कर का ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को भी एग्जामाइन किया जाता है कि क्या वो एक पर्टिकुलर वर्किंग कंडीशन के अंदर में काम करने के लिए सूटेबल है, क्या उनके पास स्किल है, क्या उनके पास प्रॉपर क्वालिफिकेशन है, क्या उनके पास एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, क्या वो ऑनेस्ट है, क्या वो उनका अपने काम के प्रति इंटीग्रिटी है, और क्या वो रेगुलरली आते हैं, और वो जो भी काम करते हैं क्या वो काम क्वालिटी का काम होता है या बस ऐसे ही कर दिए। इन सारे चीज़ों को इवैल्यूएट करने के लिए, एग्जामाइन करने के लिए मेरिट रेटिंग की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हम लोग का डिफरेंस बिटवीन मेरिट रेटिंग एंड जॉब इवैल्यूएशन। ये चीज़ें आप लोग खुद एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने अभी अभी आपको समझाया है, बस वही सारे पॉइंट्स यहाँ पर बोला गया है। नेक्स्ट आता है हम लोग का टाइम एंड मोशन स्टडी। ये हम लोग आने वाले क्लास में पढ़ेंगे कल। और मोशन स्टडी एंड टाइम स्टडी के बाद नेक्स्ट आता है हम लोग का पे रोल डिपार्टमेंट एंड कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। ये जो दोनों चीज़ें हैं ये मैंने आपको पहले भी समझा लिया था, अपने सेकेंड क्लास में समझा लिया था। सो आई थिंक आप लोग इसको एक बार पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ आप लोग को आज का ये क्लास समझ में आया। और आई नो ये थ्योरी का पार्ट थोड़ा सा बोरिंग रहता है, लेकिन अगर हम लोग ये थ्योरी पढ़ेंगे नहीं तो आगे जाके न्यूमेरिकल्स को समझने में डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, समझ में आया, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ मेरे चैनल को शेयर करें और मेरे चैनल द विटी टर्टल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। आप लोग प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल द विटी टर्टल द अल्टीमेट CMA डेस्टिनेशन को ज्वाइन करें और वहाँ पर आप मुझे कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। और वहाँ पर बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए भी डाउट क्लियर करने के लिए भी हमारे पास बहुत सारे मेंबर्स हैं जो कि आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं।